तो लास्ट क्लास में हमने इक्वेशंस ऑफ मोशंस के बारे में पढ़ा था, ग्राफिकल मेथड पढ़ा था, ग्राफ्स के बारे में पढ़ा था। तो मैंने कहा था कि चैप्टर और रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था। तो इस चैप्टर से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है लास्ट क्लास से लेके तो आप पूछ सकते हैं। एनी डाउट्स इस जो चैप्टर में अभी तक आपने पढ़ा है? अंशिका एंड प्रकृति। प्रकृति तो ठीक है। नाउ मैंने बोला था कि एक कैलकुलस मेथड है इक्वेशन ऑफ मोशन का, वो हम कर लेते हैं क्योंकि इस चैप्टर में वो नहीं है, बट मैं करा दे रहा हूँ बाई चांस अगर आपके टीचर कराते हैं तो। और एक तरीके से आपको आइडिया मिल जाएगा कि आगे की डेरिवेशन किस तरीके से होंगी। तो इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड, ठीक है। तो कैलकुलस मेथड में सबसे पहले जो इक्वेशन होती है दैट इज वेलोसिटी टाइम रिलेशन। वेलोसिटी टाइम रिलेशन, वेलोसिटी टाइम रिलेशन में देखोगे तो जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था, अगर आपको याद हो, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता था? dv बाई dt, है ना। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है? dv बाई dt। नाउ अगर इसको हम देखें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो a dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? dv, ठीक है। तो आप क्या कर देंगे? डिफरेंशिएशन वाला पार्ट हो गया, कैलकुलस में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों यूज होता है, तो डिफरेंशिएशन वाला पार्ट हो गया, अब क्या होगा? इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू लिमिट। इसमें लिमिट क्या है देखो, जब टाइम 0 था उस टाइम पे वेलोसिटी क्या थी? u, ठीक है। उस टाइम पे वेलोसिटी क्या है? u, जब टाइम 0 था, u, ठीक है। तो टाइम 0 था, बट वही टाइम जब t हो गया तो वेलोसिटी क्या हो गई? v। ये लिमिट है, मतलब इनिशियल लिमिट और फाइनल लिमिट। तो जो लिमिट कैसे लगाते हैं? डी के साथ में जो टर्म लिखा होता है उसी की लिमिट लगती है। जैसे डी के साथ में टी लिखा है यानी टाइम है, तो टाइम की लिमिट लगेगी। यहाँ पे डी के साथ वी लिखा है तो वी यानी वेलोसिटी की लिमिट लगेगी, ठीक है। तो देखिए, वेलोसिटी की लिमिट इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा ए डी टी और इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी वी। लिमिट क्या आ जाएगी? 0 से टी और u से v, ठीक है। मैंने बताया था इस चैप्टर में a क्या होगा? कांस्टेंट। a क्या होगा? कांस्टेंट। a कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा? dt 0 से t और dv 0 u से v, है ना। dt क्या है? dt का इंटीग्रेशन, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? x, तो dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? t। और लिमिट अभी हमने सॉल्व नहीं करी है, 0 से t। dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? v। लिमिट आ जाएगी u से v। तो अपर माइनस लोअर यानी कि t माइनस 0, अपर माइनस लोअर यानी कि v माइनस u। तो क्या आ जाएगा? ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू। तो क्या आ गया? ए यू प्लस ए टी इज इक्वल टू वी, यानी कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। ये इक्वेशन आ गई 1। यहाँ तक क्लियर है बात? यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो देखिए, अब इतनी बात समझ में आ गई, सिंपल लगा। कैलकुलस मेथड यूज किया है, डिफरेंशिएशन वाला फॉर्मूला यूज कर लिया और उसका इंटीग्रेशन लगा दिया। तो इसी तरीके से बाकी कैलकुलस मेथड की जो इक्वेशन है हम डेरिवेशन करेंगे, सारे पार्ट में ऐसे ही होता है, ठीक है। सभी पार्ट में ऐसे ही होता है, इसको नोट कर लो जल्दी से।
देन हम आगे बढ़ते हैं। होगी वो तो चेंज होगी नहीं। अब अगर वो चेंज नहीं होगी तो क्या करोगे आप, इनिशियल वेलोसिटी को बाहर निकाल दोगे, अंदर क्या बच गया, टी टी, लिमिट 0 से टी, प्लस ए कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी 0 से टी। तो डी टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, टी, लिमिट क्या आ जाएगी 0 से टी, टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये हो गया एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला, यानी टी की पावर 1। तो इंटीग्रेशन में क्या होता है, एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन, एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन होता है एक्स की पावर एन प्लस वन बाय एन प्लस वन। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, टी 1 + 1 बाय 1 + 1 और लिमिट लग जाएगी 0 से टी। नाउ देखिए अपर माइनस लोअर, टी माइनस 0 प्लस अपर माइनस लोअर, टी स्क्वायर बाय 2 माइनस 0 स्क्वायर बाय 2। तो देखिए क्या बन गई, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन। ये बात क्लियर हुई, यहाँ तक क्लियर हुआ। हमने क्या किया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद दोनों का इंटीग्रेशन कर दिया बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू लिमिट। जब टाइम 0 था तो डिस्प्लेसमेंट 0, जब टाइम t हो गया तो डिस्प्लेसमेंट s हो गया। dx का इंटीग्रेशन x, लिमिट 0 से s, v के जगह पे हम इक्वेशन 1 पुट कर देंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो वो पुट कर दिया यहाँ पे। फिर इसके बीच में प्लस है, अलग अलग कर देंगे तो यू डी टी अलग हो गया और ए टी डी टी अलग हो गया, दोनों का इंटीग्रेशन भी अलग हो जाएगा, 0 से t 0 से t। ठीक है, ये तो s बन गया, u कांस्टेंट बाहर, dt का इंटीग्रेशन आप करोगे तो t आएगा, ए टी डी टी में ए कांस्टेंट बाहर आ जाएगा तो t dt का इंटीग्रेशन, dt का इंटीग्रेशन t का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाय 2, लिमिट पुट कर दोगे इक्वेशन। यहाँ तक कोई डाउट या समझ में आ गया? नो डाउट, ठीक है, क्लियर है। चलिए तो ये नोट कर लो जल्दी से या स्क्रीनशॉट ले लो। Done, screenshot done. Now next equation, last equation is displacement velocity relation. Displacement velocity relation जो लास्ट होती है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब इसमें क्या है, दो इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ये और सेकंड इक्वेशन लगेगी a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। ठीक है, और दोनों को क्या कर देंगे, डिवाइड, दोनों को क्या कर देंगे, डिवाइड। तो ये देखिए आपने डिवाइड किया, डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2, तो आप देखोगे v बाय ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dx बाई डी टी इज इक्वल टू dt बाय dv। आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया डिवाइड करके, dt से dt गया तो क्या बन गया, v बाय ए इज इक्वल टू dx बाय dv, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, v dv इज इक्वल टू a dx, कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई। अब आपको क्या करना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू लिमिट। ठीक है, आप इंटीग्रेशन करोगे दोनों साइड विद लिमिट, तो आप देखिए यहाँ पे क्या आएगा, v dv इज इक्वल टू a dx, और इंटीग्रेशन करना है, और मैंने बताया लिमिट जो लगती है वो हमेशा किसके अकॉर्डिंग लगती है, वो लगती है d के साथ जो टर्म है, यहाँ d के साथ क्या है, v है यानी वेलोसिटी, तो वेलोसिटी की लिमिट लगेगी इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी। d के साथ में क्या है, x, d के साथ में क्या है, x यानी कि डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट की लिमिट लगेगी 0 से s। लिमिट सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, तो v का इंटीग्रेशन क्या होगा, वही v स्क्वायर बाय
अपर माइनस लोअर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज ए डी एक्स। ए डी एक्स में क्या होगा कि ए कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, दैट इज डी एक्स, और 0 से एस। अब डी एक्स का इंटीग्रेशन अगर आप करते हो तो वी स्क्वायर बाई 2 u से v, और dx का इंटीग्रेशन करोगे तो x यानी x आएगा, और लिमिट लगाओगे 0 से s। ना अपर माइनस लोअर, तो अपर माइनस लोअर में देखो लिमिट सॉल्व करते समय आप देख लो मैथमेटिकली जैसे आपको सही लगे, आप 2 बाहर निकाल के करना चाहो वो भी कर सकते हो, 2 रखे रखे करना है तो वो भी कर सकते हो, पर ये ध्यान रखना कि 2 दोनों की कॉमन मत लेना। तो पहले अपर रखेंगे वी स्क्वायर बाई 2 माइनस फिर लोअर रखेंगे यानी कि यू स्क्वायर बाई 2, है ना, दोनों का 2 कॉमन आ सकता है। और इसमें क्या है, अपर माइनस लोअर यानी कि ए एस माइनस 0, है ना। तो आप देखिए यहाँ से स्क्वायर माइनस स्क्वायर और ये आ जाएगा 2as, दैट इज थर्ड इक्वेशन। तो ये था इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। राइट डाउन स्क्रीनशॉट, टेक अ स्क्रीनशॉट विच एवर यू कंफर्टेबल। तो इसको अब यहाँ ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन आपने पढ़ लिया। Now tell me, you have any doubts from this derivation and chapter, because chapter is finished. Now nothing left, तो आप बोल सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ में ये आ रहा होगा, रुको, हाँ अब ले लो। हो जाए तो डन क्या देना। प्रकृति, ओके। तो चैप्टर इज फिनिश फ्रॉम माय साइड। नाउ आपको लर्न करना है, डेरिवेशन प्रैक्टिस करनी है। अगेन मैं ये कहूँगा कैलकुलस मेथड जो अभी हमने किया, that is not in a syllabus, but ask your teacher what they are saying. So basically आप इस चीज से एक बार टीचर से कोऑपरेट करके बात करके फिर सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे, बिकॉज मेरे को तो लेके चलना है। तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस ये सिलेबस में नहीं है, बट यू हैव टू नो हाउ टू यूज कैलकुलस मेथड टू डिराइव द डेरिवेशन। सो बेसिकली चैप्टर इज फिनिश। नाउ केस है कि अब हम न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट करेंगे, जो न्यूमेरिकल हमें करने हैं उसके बेसिस पे हमारे सारे कॉन्सेप्ट बनते हैं, तो आपको प्रैक्टिस करनी है। आई विल सेंड यू द असाइनमेंट्स ऑफ चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3, ओके। तो अभी हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, देन कुछ टाइप के क्वेश्चन करते हैं कॉन्सेप्चुअल, देन मैं कुछ होमवर्क दूंगा जो आप घर से करेंगे, ठीक है। तो अभी कोई डाउट है आपको लेके, कुछ भी पूछना है इस चैप्टर से लेके? वैसे तो मैं बार बार आप बोल रहे हो नो डाउट, बट इसमें मेरे को डाउट हो रहा है कि आपको कोई डाउट नहीं है। कोई डाउट नहीं है, चलिए तो फिर क्वेश्चन करते हैं। द क्वेश्चन इज, अ जेट प्लेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसको मैं रब कर दे रहा हूँ क्योंकि अब हमें न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी है। A jet plane starts from rest with an acceleration of 3 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन कितना है? 3 मीटर पर सेकेंड। और बोल रहा है स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, कुछ चेंज उसके क्वेश्चन में होता है। बोल रहा है स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, दैट मीन्स उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0, एंड मेक्स अ रन फॉर 35 सेकेंड, यानी कि वो 35 सेकेंड्स ले रहा है रनवे पे दौड़ने के लिए, बिफोर टेकिंग ऑफ, यानी टेक ऑफ करने से पहले वो 35 सेकेंड्स का रन लेता है। व्हाट इज द मिनिमम लेंथ ऑफ द रनवे, यानी लेंथ निकालना है कि 35 सेकेंड्स में वो कितना लेंथ रन करता है। एंड व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द जेट एट टेक ऑफ, यानी कि जब वो टेक ऑफ कर रहा था तो उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी क्या थी, दैट मीन्स वो वेलोसिटी निकालने के लिए बोल रहा है। तो आपके पास ये इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन है, वैल्यूज आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन है। नाउ आपके पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, दैट इज v इज इक्वल टू u प्लस at, s is equal to ut plus half, ut plus half at square, and v square minus u square is equal to 2as, okay। तो
इन तीनों में से आप देखिए कौन सी चीज निकल सकती है। तो चलिए जल्दी से निकालिए आंसर क्या आएगा। पहले तो वेलोसिटी निकाल के दिखाओ कि क्या आएगा आंसर आपका, वेलोसिटी कितना आ रहा है, जल्दी से निकालिए। 105। ओके, प्रकृति's आंसर 105। अंशिका, रंशिका सॉरी, रंशिका। रंशिका, आर यू डूइंग? ओके, बिल्कुल करेक्ट। 105 क्या है, फर्स्ट इक्वेशन लग जा रही है हमारे पास। ए है, यू है, टी, बस v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यू इज 0, ए इज 3 एंड 35, दैट मीन्स 105 मीटर पर सेकेंड। ओके, ये वेलोसिटी आ गई। और यूनिट का खासकर ध्यान रखो जब भी आंसर निकालो, ठीक है। नाउ हमें कैलकुलेट करना है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के लिए आप इक्वेशन कौन सी लगाएंगे? डिस्टेंस आप इक्वेशन लगाएंगे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो नो, यू हैव यू हैव टी, यू हैव ए, इजिली यू कैन कैलकुलेट s, ठीक है। और आप इससे भी निकाल सकते हैं, ठीक है, इस इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं क्योंकि आपके पास वेलोसिटी है, क्योंकि आप निकाल चुके हो। u आपको गिवन है, 2as, a आपके पास गिवन है, s कैलकुलेट हो जाएगा। तो दोनों में से कोई सा भी इक्वेशन आप यूज कर सकते हो। प्रकृति's आंसर इज 1837.5। गुड गुड प्रकृति, दैट इज द करेक्ट आंसर, 1837.5। अंशिका क्लियर? रंशिका? So come to the next question. A driver takes 0.20 seconds to apply the brakes after he sees need for it. I'm repeating the line. Listen carefully. A driver takes 0.2 seconds to apply the brakes after he sees a need for it. इसका मतलब क्या समझे आप? कोई बताएगा? Yes. A driver takes 0.2 seconds to apply the brakes after he sees a need for it. What does that mean? A driver takes 0.2 seconds to apply the brakes after he sees a need for it. इसका मतलब क्या है, आप मेरे को बताओ। मैं जानना चाह रहा हूँ आप समझे क्वेश्चन नहीं समझे, लाइन समझे कि नहीं समझे। नहीं आ रहा समझ में? वो ये कह रहा है कि ड्राइवर 2 सेकंड लेता है जब उसे लगता है कि उसे ब्रेक अप्लाई करना है, मतलब इट इज अ रिएक्शन टाइम। मतलब मान लो आप गाड़ी चला रहे हो और आपके गाड़ी के सामने कुछ आ गया तो आपको 2 सेकंड लग रहे हैं ब्रेक अप्लाई करने में। तब तक तो गाड़ी कुछ और भी चल जाएगी आगे तक डिस्टेंस। ऐसा नहीं कि आपको लगा कि आप ब्रेक लगाना चाहिए और गाड़ी उसी समय रुक गई, नहीं, आपने ब्रेक 2 सेकंड बाद लगाया, ठीक है। इसके कहने का मतलब ये, दैट मीन्स ये रिएक्शन टाइम क्या है, ये रिएक्शन टाइम है।
जो कि कितना है 0.2 सेकेंड। ओके, नाउ आगे क्या कह रहा है, दिस इज कॉल्ड द रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर, ये क्वेश्चन में बोला हुआ, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर if he is driving car at a speed of 54 किलोमीटर पर आवर, यानी कि उसकी जो कार है वो चल रही है 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, एंड द ब्रेक्स कॉज अ डिसलेरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। तो ब्रेक्स की वजह से डिसलेरेशन होता है, डिसलेरेशन मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन, वो कितना हो रहा है -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन में सिर्फ 6 दिया हुआ है, बट आपको माइनस अपनी तरफ से लगाना पड़ेगा बिकॉज इट्स अ डिसलेरेशन। फाइंड द डिस्टेंस ब्रेक्स कॉज, ये हो गया, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार आफ्टर ही सीज द नीड टू पुट द ब्रेक। वो कह रहा है कि टोटल डिस्टेंस निकालो कब से, जब से उसे लगता है कि मेरे को जरूरत है ब्रेक लगाने के लिए, मतलब गाड़ी उसने चलाई, ठीक है, और गाड़ी के सामने कुछ आ गया, उसे लगा ब्रेक अप्लाई करना चाहिए, तब से लेकर जब तक गाड़ी रुक नहीं जाती वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर ले रहा है, ये निकाल के आपको दिखाना है, ठीक है। तो अब जरा इसका कॉन्सेप्ट समझो क्या कह रहा है। देखो, रिएक्शन टाइम का मतलब है कि गाड़ी आगे से चल रही है किसकी, कितने की स्पीड से, 54 की स्पीड से। नाउ मान लो इस पॉइंट पे आके उसे लगा कि ब्रेक अप्लाई करना चाहिए, बट ब्रेक अप्लाई करते करते उसको 0.2 सेकंड लग गए, इतना मत, इसका मतलब है कि ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने कितने से किया, ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो कितने से किया, 54 की स्पीड से, ठीक है। यानी कि यहाँ पे स्पीड सेम है, इतने टाइम के लिए स्पीड सेम है, क्योंकि इतना टाइम तो उसे अप्लाई करने में ही लग गया, रिएक्शन टाइम। नाउ इसके बाद वो ब्रेक अप्लाई करता है तो गाड़ी रुकना स्टार्ट करती है, मतलब इसके अंदर फिर एक्सेलरेशन आ जाता है -6, ठीक है। तो ये केस हो गया, तो इसके दो पार्ट में होगा, एक पहला जिसमें डिस्टेंस जो निकलेगा वो कैसे निकलेगा, सिंपल फॉर्मूला से, क्योंकि स्पीड वेरी नहीं कर रही है, तो डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। तो ये आ जाएगा, स्पीड कितना है, स्पीड हो गई इनटू टाइम, है ना, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितना है 54 किलोमीटर पर आवर है नाउ, और टाइम दे रखा है सेकंड में, तो किलोमीटर पर आवर को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में। तो आपको याद होना चाहिए, जब भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करना है तो बस 5/18 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, आपका मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो 54 इंटू 5/18 इंटू में टाइम कितना लग रहा है 0.2 सेकेंड, ठीक है। तो कितना डिस्टेंस आ जाएगा, 18 3 जा 54, 5 3 15, 15 दूनी 30, तो 3 मीटर, 3 मीटर वो इतने टाइम में चलता है। क्लियर है, इतनी बात समझ में आई ना, मल्टीप्लाई करके 3 मीटर वो क्या कर रहा है, इस स्पीड से सेम स्पीड से चल रहा है। नाउ यहाँ से लेकर यहाँ तक अलग केस, अब गाड़ी यहाँ पे रुक गई है तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी 0, और यहाँ से स्टार्ट है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 54, है ना, और एक्सेलरेशन कितना है, ये टाइम हमें पता नहीं है, तो हमारे पास क्या क्या गिवन हो गया, u इज इक्वल टू 54, v इज इक्वल टू 54 किलोमीटर पर आवर, जो कि मीटर पर सेकंड में अगर कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा 15 मीटर पर सेकंड, ठीक है, 15 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी क्या है 0, एक्सेलरेशन क्या है -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट डिस्टेंस, ठीक है। तो ये डिस्टेंस जो आया ये s1 है, और ये डिस्टेंस आप s2 निकाल रहे हो। ओके, तो मैं इधर का रब कर दे रहा हूँ, ये डिस्टेंस आप s2 निकाल रहे हो, तो कौन सी इक्वेशन लगा सकते हो, आपके पास u है, आपके पास v है, आपके पास a है, s निकालना है, थर्ड इक्वेशन, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। v कितना है 0, u कितना है 15 का स्क्वायर, 15 स्क्वायर, एंड 2 इंटू -6 इंटू s। क्लियर, 15 का स्क्वायर 225, 15 का स्क्वायर 225, तो -225, 2 6 12, माइनस s, माइनस से माइनस गया, s इज इक्वल टू 225/12। नाउ सॉल्व इट किए, डिवाइड करके कितना आएगा 18.75, कितना आएगा 18.75 मीटर s2। नाउ देखिए,
तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसने, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया s1 प्लस s2, दैट मीन्स 18.75 एंड 3 मीटर, तो कितना हो गया 21.75 मीटर। क्लियर, 21.75 मीटर। क्लियर, एनी डाउट्स? आप देख लीजिए प्रकृति एंड रंशिका, कोई स्टेप नहीं समझ में आया हो आपको? तो इसको आप नोट करना चाहो नोट कर लो। रिएक्शन टाइम का इसका इंपॉर्टेंट था इस क्वेश्चन में। डन, चलो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ऑन अ फॉगी डे धुंध हो रखी है काफी, आगे दिख नहीं रहा है। ऑन अ फॉगी डे टू ड्राइवर्स स्पॉट ईच अदर व्हेन दे आर जस्ट 80 मीटर्स अपार्ट, यानी कि दो ड्राइवर हैं वो एक दूसरे को देखते हैं जब कितनी दूर है वो, ये ड्राइवर ए मान लो ड्राइवर बी, जब दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 80 मीटर, द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 80 मीटर। they are traveling at 72 kilometer per hour and 60 is driver A is traveling 72 kilometer per hour and driver B at 60 kilometer per hour respectively. Both of them applied brakes retarding their cars at the rate of 5 meter per second, yani the acceleration for both car is 5 meter per second, yani retarding means the negative acceleration, that means minus 5 meter per second square, and it is also same for the car B, that is minus 5 meter per second square. Now determine whether they avoid collision or not. saying कि ये बताइए कि ये कोलाइड करेंगे या नहीं करेंगे, आपको ये बताना है। तो आप कैसे करेंगे? नाउ क्वेश्चन ये है कि आपके पास यू हैव स्पीड ऑफ ए एंड एक्सेलरेशन, you have speed of B and acceleration. Now they applying the brake and retarding the motion. That means the final velocity of both of A and B is zero. The final velocity of A and B is zero. You have initial velocities, you have final velocities, and you have acceleration. Now what you have to calculate the distance traveled by body A, car A, driver A, and the distance traveled by driver B. If the sum of distance driver A and driver B is equal to or greater than 80 meter per second, then they will collide. If the sum of distance of driver A and driver B if less than 80 meter, that means they will not collide. Okay, तो आप क्या करें, डिस्टेंस निकालें S1 एंड S2 और बताइए मेरे को कि क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, you have final velocity for A and B is 0। करिए।
आंसर आया वो कितना आया 67.7। S1 जब आप कैलकुलेट करोगे तो S1 आपका आ रहा होगा दैट इज 72 के लिए कितना आएगा डिस्टेंस 40 मीटर, ये आ जाएगा 40 मीटर। और इसके लिए कितना आ जाएगा 27.78, कितना आ जाएगा 27.78। तो जो टोटल डिस्टेंस आएगा दैट इज S1 प्लस S2 विच इज 40 प्लस 27.78 67.78 मीटर। इसका मतलब ये कोलाइड नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन समझ लिया तो हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं ग्रेविटी के क्वेश्चन। देन ये आप उसमें से पीडीएफ में से जो मैंने भेजे हुए हैं उसमें हैं बाकी क्वेश्चन, आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, ग्रेविटी के क्वेश्चन में मैंने बताया था कि एक्सेलरेशन की जगह क्या यूज हो जाता है जी, यानी ए की जगह पे हो जाएगा यूज जी जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और क्वेश्चन में अगर गिवन है तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बॉडी ऊपर जा रही है माइनस जी, बॉडी नीचे आ रही है प्लस जी। इक्वेशन में क्या चेंज आएगा, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs। इस टाइप के क्वेश्चन होंगे। चलिए तो एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है एनसीईआरटी का एक एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है अ बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद ए स्पीड ऑफ 19.6 मीटर यानी 20 मीटर पर ले लीजिए कि जो बॉडी है वो एक बिल्डिंग के ऊपर से वर्टिकली अपवर्ड थ्रो की जा रही है फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। कितनी स्पीड से, यानी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एंड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर रिटर्न्स टू द अर्थ इन 6 सेकेंड, यानी जो टोटल टाइम उसने लिया 6 सेकेंड। इसका मतलब क्या है कि ये टावर है और इस टावर से बॉल को ऊपर फेंका गया और वो नीचे आया, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के आने का जो टोटल टाइम वो कितना है 6 सेकेंड। यानी कि कुछ समय वो ऊपर जाने के लिए लगाएगा और कुछ टाइम नीचे आने के लिए लगाएगा, दैट इज T2। ठीक है, क्या होगा T2। तो T इज इक्वल टू 6 सेकेंड टोटल टाइम T1 एंड T2। The height of the tower is 25 meter. The height of the tower is 25 meter. Okay. Height of the tower जो है वो कितना है 25 मीटर है। अब जो कैलकुलेट आपको करना है वो ये करना है कि उसको कितने हाइट तक जाता है। ठीक है, कितने हाइट तक वो बॉडी ऊपर जाती है, मतलब ये ऊपर कितने हाइट तक जाता है। तो देखिए जब भी बॉल को हम ऊपर फेंक रहे हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकेंगे तो ऊपर जाके कहीं ना कहीं जाके तो रुकेगी। और जब भी ये ध्यान रखना, बॉडी को जब हम ऊपर फेंकेंगे तो उसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, और जब बॉडी को किसी हाइट से रिलीज करेंगे तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। ये अंडरस्टूड है। तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, फाइनल वेलोसिटी हो गई जीरो जब ये यहाँ से यहाँ पूछ रहे हैं। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी जीरो जब वो ऊपर जा रहा है। और टाइम हमें पता नहीं क्योंकि ये टोटल टाइम दे रखा है, और जी हमें पता है ए, क्योंकि बॉडी ऊपर जा रही है तो माइनस जी लेंगे, दैट इज माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड। यही करेंगे, है ना, समझ गए। 9.8 की जगह 10 ले लो 10 ले लिया। तो अब देखो हमें क्या निकालना है डिस्टेंस, हमें क्या निकालना है डिस्टेंस। आपके पास v है, u है, a है, s निकालना है। कौन सी लगा देंगे, थर्ड इक्वेशन, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs। v हमारा 0 है, u हमारा 20 का स्क्वायर 4 और 2 इंटू माइनस 10 इंटू s। तो माइनस से माइनस तो चला जाएगा, ये कितना आ जाएगा 400, माइनस का ये आ जाएगा -20, माइनस से माइनस गया और जीरो से जीरो गया और 2 कितने पे जाएगा 20, यानी कि 20 मीटर। कितना आ गया 20 मीटर डिस्टेंस आ गया। क्लियर रंशिका। अच्छा, अब ये आप निकाल चुके हो, तो चलिए अब ये निकाल के दिखाइए कि यहाँ से ऊपर तक जाने के तक का टाइम कितना लेगा वो। हाइट, मैक्सिमम हाइट तक जाने तक का कितना टाइम लेगा टावर के ऊपर से, टाइम निकाल के दिखाइए, बताइए।
आपके पास अब u है, v है, s भी मिल गया आपको, एक्सीलरेशन तो है ही, टाइम निकालना है। तो आई होप इजी है, इक्वेशन इजी वाली लग जाएगी। टाइम निकाल के दिखाइए कितना आ रहा है। तो मैसेज कर दिया था आपने? अच्छा मैंने देखा नहीं, बोल दिया करो, मैसेज ध्यान नहीं रहता मेरे। 2 सेकेंड्स, ठीक है। तो मतलब ऊपर जाने का 2 टाइम, यानी t1 इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 सेकेंड। टोटल कितना था, 6 सेकेंड। यानी कि यहाँ से नीचे आने का टाइम कितना आ गया, t2 कितना आ गया, 4 सेकेंड, है ना। t2 कितना आ गया, 4 सेकेंड। अब आपसे बोले कि टोटल हाइट देखो कि कितना हुआ, तो टावर और इसका मिला के कितना आ जाएगा, है ना, 20। ये चीज आपको मिल गई, क्लियर है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। कई बार क्या होगा कि इसकी हाइट नहीं दे रखी होगी, टावर की हाइट नहीं दे रखी होगी, आपसे बोलेगा कि टावर की हाइट निकालो, तो कैसे निकालोगे। देखो इधर का टाइम निकाल लिए तो इधर का टाइम पता चल गया 4 सेकेंड, यानी 4 सेकेंड में नीचे आ रही है। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0। ए क्या होगा, जी के बराबर, ठीक है। टाइम आपको पता है 4, क्या निकालना है, एस। तो निकल जाएगा, कौन सा लग जाएगा, सेकेंड इक्वेशन लग जाएगी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। उससे क्या होगा कि आपका ये टोटल डिस्टेंस आएगा। अब इस टोटल डिस्टेंस में से ये वाला डिस्टेंस माइनस कर दोगे तो टावर का आ जाएगा ना। क्योंकि मान लो ये y1 है और ये y2 है, तो s इज इक्वल टू क्या होगा, y1 प्लस y2। आपको टावर की हाइट निकालनी है, तो यानी कि y2 निकालना है, तो s में से y1 माइनस कर दोगे तो टावर की हाइट आ जाएगी। समझ में आई बात, क्या कहा मैंने। यानी कि जब बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है तो इनिशियल वेलोसिटी हो गया 0। ये 2 सेकंड निकाल चुके हो, तो टाइम कितना हो गया, 4 सेकेंड्स बच गया। दूसरा एक्सेलरेशन जो होगा वो g के बराबर होगा, और s निकालना है, तो s निकाल लोगे तो टोटल वैल्यू s की मिल गई। इस तरफ दो पार्ट में बटा हुआ है, एक टावर की हाइट और एक जो वो ऊपर जा रहा है, तो y1 प्लस y2 की वैल्यू आ जाएगी, जिससे टावर की हाइट आ जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से भी किया जा सकता है अगर टावर की हाइट पूछता है और टावर की हाइट नहीं गिवन है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन है। कुछ और क्वेश्चन रह गए, जैसे कि ट्रेन वाले क्वेश्चंस हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं रिलेटिव वेलोसिटी के ऊपर। सो रिलेटिव वेलोसिटी के ऊपर ये है कि ए कार ए मूविंग एट 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एक कार है जो कि 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा है, मूविंग एट वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड एंड ऑन अ स्ट्रेट रोड इज अहेड ऑफ कार बी, यानी कार बी से आगे है, मूविंग इन द सेम डायरेक्शन एट 6 मीटर। जो कार बी है वो 6 मीटर पर सेकेंड है, तो मतलब कि कार बी पीछे है और कार ए आगे है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी वाइस वर्सा, यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो हम क्या करेंगे, वी ए माइनस वी बी, तो क्या आ जाएगा 10 माइनस 6, यानी कि 4 मीटर पर सेकेंड। वाइस वर्सा यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, यानी कि वी बी माइनस वी ए, तो कितना आ जाएगा 6 माइनस 10, मतलब कि -4 मीटर पर सेकेंड। क्लियर अंशिका। हम्म नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है, तो वही है। चलो ये करते हैं। टू ट्रेन 120 मीटर एंड 80 मीटर, दो ट्रेन हैं जिसमें से एक की लेंथ है 120 मीटर एंड अदर अनदर इज 80 मीटर। दोनों ट्रेन की लेंथ है, आर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, एक इस तरफ से एक इस तरफ से, with velocity 42 kilometer per hour and 30 kilometer per hour, 42 kilometer per hour and 30 kilometer per hour। ओके, तो इन व्हाट टाइम दे विल कंप्लीटली क्रॉस ईच अदर, यानी कि कितना टाइम लगेगा कि वो एक दूसरे को क्रॉस कर लेंगे। देखो ऐसे केस में जब एक दूसरे को ट्रेन क्रॉस कर ले, चाहे अपोजिट में या सेम डायरेक्शन में, उन दोनों ट्रेन की जो लेंथ होती है उनको ऐड करना पड़ता है, ठीक है।
तो अगर मैं बोलूं कि टोटल लेंथ कितना उन दोनों को क्रॉस करना है, ए को बी और बी को करके अगर दोनों को क्रॉस करना है, क्योंकि देखो जब ट्रेन क्रॉस करेगी, लेट्स से ये ट्रेन ए है और ये ट्रेन बी है, इसकी लेंथ अलग है, इसकी लेंथ है, जब ये क्रॉस करेंगे तो पहले ट्रेन ए को ट्रेन बी की लेंथ क्रॉस करनी पड़ेगी। ट्रेन ए की कर ली, यानी कि अब ट्रेन ए क्रॉस हो गया, अब उसको अपनी भी क्रॉस करनी है, तो अब पूरी तरह अपनी क्रॉस करनी पड़ेगी, तो ये हो गया उसका, यानी कि दोनों को लेंथ मिलाकर क्रॉस करना पड़ता है, तो इसीलिए टोटल लेंथ हमें लेना पड़ता है। तो टोटल इज इक्वल टू क्या होगा, लेंथ ए प्लस लेंथ बी, दैट इज 120 प्लस 80, दैट मीन्स 200 मीटर। टाइम निकालना है तो टाइम के लिए होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड यहाँ पे रिलेटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, तो रिलेटिव लोगे तो ये अपोजिट डायरेक्शन में है, तो अपोजिट डायरेक्शन के लिए मैंने क्या बोला था, रिलेटिव वेलोसिटी ऐड करते हैं। तो अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी ऐड करते हैं, पर ये किलोमीटर पर आवर में है और डिस्टेंस मीटर में है, तो बेसिकली इसको मीटर पर आवर में कन्वर्ट कर, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 42 इंटू 5/18, ठीक है, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा? या इस तरीके से कर लो, दोनों को पहले ऐड कर लो फिर मीटर पर सेकंड, नहीं तो दो दो बार करना पड़ेगा, ठीक है। टोटल स्पीड देखते हैं, रिलेटिव स्पीड देखते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी में अपोजिट को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 42 प्लस 30, तो कितना हो जाएगा, 72 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर। और इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे 5/18 से, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये 20 मीटर पर सेकेंड, कितना आ जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? तो 20 मीटर पर सेकेंड आ गया। नाउ अब हमें टाइम निकालना है, तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस कितना है 200, स्पीड कितनी है 20, तो कितना आ गया, टाइम आ गया 10 सेकेंड। यानी कि 10 सेकेंड में वो टोटल लेंथ को क्या करेगा, अपने एक दूसरे को ट्रेन कंप्लीटली क्रॉस कर लेंगे। ये समझ में आया रिलेटिव स्पीड का? हाँ, तो ये इस तरीके से रिलेटिव स्पीड के क्वेश्चन होते हैं, करने होते हैं। नाउ होमवर्क लिख लो कि आज होमवर्क में क्या करना है आपको, एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने हैं। एंड एक्सरसाइज दैट इज 3.1, 3.2, 3.1, 3.2, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.8, 3.16, 3.16, अभी के लिए इतना ही, ठीक है। ये होमवर्क एक्सरसाइज का होमवर्क है। नाउ रंशिका,